दोस्तों ज़रा कल्पना कीजिए, अगर न्यूक्लियर तबाही के बाद पूरी दुनिया ख़त्म हो जाए और इंसानों के नाम पर सिर्फ एक लड़का और 6 लड़कियां ही बचें, तो क्या वो मिलकर ह्यूमैनिटी को दोबारा शुरू कर पाएंगे? आज की फिल्म आफ्टर द डार्क में हमें कुछ ऐसा ही दिलचस्प और सोचने पर मजबूर कर देने वाला कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। अब ये लोग कैसे सर्वाइव करेंगे, क्या फैसले लेंगे और इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या करेंगे, यही हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो अंत तक जुड़े रहिए। कहानी की शुरुआत जेम्स और पेट्रा से होती है। पेट्रा क्लास के लिए निकलते वक्त जेम्स को कहती है कि दोबारा मत सोना, नहीं तो लेट हो जाओगे, और वहाँ से चली जाती है। लेकिन जेम्स बहुत थका हुआ होता है और फिर से सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसे एहसास होता है कि वो लेट हो चुका है। वो भागते हुए क्लास पहुंचता है और लास्ट मोमेंट पर एंट्री लेता है। वहाँ उनकी फिलॉसफी की क्लास चल रही होती है और उनके प्रोफेसर जिमिट होते हैं। ये उनकी आखिरी क्लास होती है। जिमिट कहता है कि अब तक जो भी उन्होंने पढ़ाया है उसका प्रैक्टिकल टेस्ट लेने का समय आ गया है। इसके लिए वो सबको एक माइंड एक्सरसाइज करवाने वाला होता है, जिससे पता चले कि किसने क्या सीखा है। स्टूडेंट्स अलग अलग सिचुएशंस रखने लगते हैं। एक स्टूडेंट कहता है, अगर एक रेलवे ट्रैक पर 5 लोग बंधे हों और दूसरे ट्रैक पर सिर्फ एक, तो ट्रेन को उस तरफ मोड़ देना बेहतर होगा जहां सिर्फ एक आदमी हो, क्योंकि 5 लोगों की जगह एक का मरना ज़्यादा लॉजिकल है। दूसरा स्टूडेंट कहता है कि शायद ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जिसमें 5 को बचाया जा सके। फिर एक लड़की अपनी सिचुएशन बताती है। वो एक बिल्डिंग से गिरने वाली होती है और अपने 3 दोस्तों से मदद मांगती है, लेकिन वो तीनों उसे बचाने नहीं आते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि उसे बचाते बचाते वो खुद गिर सकते हैं। आखिर में वो लड़की गिरती तो है, लेकिन बच जाती है और उसे समझ आ जाता है कि वो अपने उन दोस्तों पर कभी भरोसा नहीं कर सकती। यहीं से क्लास का माहौल और भी ज़्यादा सीरियस और फिलोसॉफिकल हो जाता है। इसी तरह की कई और सिचुएशंस बाकी स्टूडेंट्स भी रखते हैं, लेकिन जिमिट एक अलग और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन सामने रखता है। वो कहता है कि धरती पर न्यूक्लियर एपोकलिप्स हो चुका है और हर जगह बम गिर रहे हैं। बचने के लिए सिर्फ एक बंकर है, जहां चुने हुए लोगों को पूरे 1 साल तक रहना होगा। यहाँ सिर्फ जिंदा बचना ही मकसद नहीं है, बल्कि उस समय के बाद ह्यूमन रेस को दोबारा शुरू करना भी ज़रूरी है। समस्या ये है कि बंकर में जगह सिर्फ 10 लोगों के लिए है, जबकि क्लास में कुल 21 स्टूडेंट्स हैं। अगर सभी अंदर चले भी जाएं, तो सीमित राशन और ऑक्सीजन की वजह से कुछ लोगों को खुद को कुर्बान करना पड़ेगा। ये पूरी प्रक्रिया असल में एक माइंड एक्सरसाइज होती है। सभी स्टूडेंट्स क्लासरूम में ही बैठे होते हैं, लेकिन जो कुछ भी होता हुआ दिखाया जाता है वो उनके दिमाग में चल रही कल्पना होती है। फिल्म इसे इतने रियल तरीके से दिखाती है कि वो सच लगता है, जबकि ये सिर्फ उनकी सोच का हिस्सा होता है। अब फैसला करना होता है कि बंकर में कौन जाएगा और कौन बाहर रह जाएगा। जिमिट एक बॉक्स लाता है और सबको रैंडम कार्ड निकालने के लिए कहता है। हर कार्ड पर एक प्रोफेशन लिखा होता है और वही तय करेगा कि किसकी ज़रूरत फ्यूचर में पड़ेगी। जिनका काम सर्वाइवल और रीबिल्डिंग में मदद करेगा, उन्हें बंकर में जगह मिलेगी, बाकी लोगों को बाहर रहना होगा। जेम्स को फार्मर का कार्ड मिलता है, इसलिए उसके पास फ्यूचर में फूड उगाने की स्किल होती है और उसे अंदर रहने के लिए सही माना जाता है। पेट्रा एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर होती है, जो नई दुनिया में बिल्डिंग और स्ट्रक्चर बनाने में मदद कर सकती है, इसलिए उसका बचना भी ज़रूरी माना जाता है। एक और स्टूडेंट इलेक्ट्रिशियन होता है, जो बंकर के अंदर या बाद में इलेक्ट्रिकल सिस्टम ठीक कर सकता है, इसलिए उसे भी ज़रूरी समझा जाता है। यहीं से कहानी का असली साइकोलॉजिकल गेम शुरू होता है, जहां इंसान की वैल्यू उसके प्रोफेशन से तय होने लगती है। लेकिन जिन लोगों के प्रोफेशन को कम ज़रूरी माना जाता है, जैसे फैशन डिज़ाइनर, रियल एस्टेट एजेंट या ऐसे काम जो सीधे सर्वाइवल में मदद नहीं करते, उन्हें बंकर में जाने की कम प्राथमिकता दी जाती है। एक स्टूडेंट के कार्ड पर पोएट लिखा होता है। जिमिट उसे तुरंत गोली मार देता है, क्योंकि उसके हिसाब से वो बाहर रेडिएशन से तड़प कर मरने वाला ही है, इसलिए अभी मरना उसके लिए आसान होगा। यहाँ फिर याद दिलाया जाता है कि ये सब असल में नहीं हो रहा, बल्कि सिर्फ एक क्लासरूम एक्सरसाइज है, जिसे फिल्म रियल सीन की तरह दिखाती है। अब फैसला होता है कि कौन अपने प्रोफेशन की वजह से बंकर में जाएगा और कौन बाहर रह जाएगा। जॉर्जिना डॉक्टर होती है, इसलिए उसे लगभग सभी वोट मिलते हैं। चिप्स कारपेंटर होता है, जो बंकर की मरम्मत या आगे काम आ सकता है, इसलिए उसे भी चुना जाता है। आखिर में जिमिट के पास एक वाइल्ड कार्ड होता है और लोग ये सोचकर उसके पक्ष में वोट देते हैं कि शायद उसके पास कोई ऐसी जानकारी हो जो बाद में काम आए। इस तरह 10 लोगों की टीम बन जाती है, जो 1 साल तक बंकर में रहेगी और बाकी लोग बाहर रहकर मरने वाले होते हैं। बंकर में जाने से पहले जेम्स पेट्रा के साथ कुछ समय अकेले बिताना चाहता है, लेकिन तभी गोली चलने की आवाज़ आती है।
वो बाहर जाकर देखता है कि जिमित ने उन सभी लोगों को मार दिया है जिन्हें बंकर में जगह नहीं मिली थी। अब बाकी लोग डर जाते हैं और जल्दी से बंकर के अंदर चले जाते हैं क्योंकि उन्हें जिमिट से खतरा महसूस होने लगता है। समय बीतता है और सभी बंकर के अंदर रहने लगते हैं। एक दिन पेट्रा बाहर जाती है और देखती है कि जिमिट रेडिएशन की वजह से बुरी हालत में पड़ा है। मरने से पहले वो बताता है कि बंकर का एग्जिट कोड सिर्फ उसे पता था और फिर वहीं दम तोड़ देता है। जब ये बात बाकी लोगों को पता चलती है तो एक लड़की दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन बाकी उसे रोक देते हैं क्योंकि दरवाज़ा खुलते ही रेडिएशन अंदर आ सकता है। आखिर में सभी इस बात को लेकर उलझ जाते हैं कि जिमिट सच बोल रहा था या फिर आखिरी समय में झूठ कह गया। इस बार जब कार्ड ओपन होते हैं तो गेम और भी ज़्यादा डार्क हो जाता है क्योंकि अब सिर्फ प्रोफेशन नहीं बल्कि पर्सनल डिटेल्स के आधार पर तय होता है कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। जेम्स फार्मर है जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, लेकिन उसके कार्ड में लिखा है गे और बाकी लोग उसी बात पर उसे जज करने लगते हैं। यानी अब डिसीजन स्किल या काम के आधार पर नहीं बल्कि बायस और पर्सनल सोच पर होने लगता है। जॉर्जिना डॉक्टर है, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन, लेकिन उसके कार्ड में लिखा है कि उसे एक वायरस है और वो ज़्यादा दिन नहीं जिएगी, इसलिए लोग उसे भी रिजेक्ट कर देते हैं। यही फिल्म का सबसे बड़ा मैसेज आता है। पहले राउंड में लोग लॉजिक से वोट कर रहे थे, दूसरे राउंड में लोग अपने प्रेजुडिस और डर से। एक पोएट, ओपेरा सिंगर और आर्टिस्ट टाइप लोगों को कोई नहीं चुनता क्योंकि लोग उन्हें यूजलेस समझते हैं। यानी फिल्म ये दिखाती है कि जब सर्वाइवल की बात आती है तो इंसान की असली सोच बाहर आती है और वो कितनी जल्दी दूसरों की वैल्यू तय कर देता है। अब हम फिर उसी इमेजिनेशन वाले सीन में पहुंच जाते हैं जहां जिमिट इस बार पहले से ज्यादा चालाक हो जाता है। वो बंकर से एक गन लेकर अपने पास रख लेता है और बिना किसी डिस्कशन के पोएट को शूट कर देता है ताकि एक सीट खाली हो जाए। इसके बाद क्लास 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, एक वो जो बंकर के अंदर जाएंगे और दूसरे वो जो बाहर रहेंगे। जॉर्जिना हार नहीं मानती और जिमिट से कार की चाबी लेकर कुछ लोगों के साथ भागने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर न्यूक्लियर ब्लास्ट हो रहा होता है और वो सभी वहीं खत्म हो जाते हैं। बाकी लोग बंकर के अंदर आ जाते हैं। कुछ समय बाद पेट्रा नोटिस करती है कि जेम्स अपने बेड पर नहीं है। जब वो उसे ढूंढने जाती है तो पता चलता है कि जेम्स और जैक एक दूसरे के करीब हैं। यानी फिल्म यहाँ दिखाती है कि लोगों की पर्सनल लाइफ भी इस सर्वाइवल गेम का हिस्सा बन चुकी है। पेट्रा ये बात सबको बताती है और तभी जिमिट एक नया रूल रखता है। अगर ह्यूमन रेस को आगे बढ़ाना है तो सभी को पेयर बनाकर फैमिली शुरू करनी होगी। डर और प्रेशर की वजह से ज़्यादातर लोग मान जाते हैं। सभी लड़कियां अपने पार्टनर चुन लेती हैं, लेकिन पेट्रा अकेली रह जाती है और मजबूरी में उसे जिमिट के साथ रहना पड़ता है। कई दिन बीत जाते हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आता। तब जिमिट एक और खतरनाक आइडिया रखता है जिससे सबको लगता है कि अब ये सर्वाइवल नहीं बल्कि कंट्रोल का गेम बन चुका है। बोनी, जो एक सोल्जर है और जिसकी मेमोरी बहुत शार्प है, जिमिट को साफ बोल देती है कि वो किसी भी हालत में उसके रूल्स नहीं मानेगी और अगर उसने ज़बरदस्ती की तो वो उसे मार देगी। जिमिट इस बात को अपनी ईगो पर ले लेता है। वो गन निकालकर सभी को कमरे से बाहर कर देता है और बोनी पर निशाना साधता है, लेकिन जैक, जो चुपचाप अंदर छुपा हुआ था, उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच हाथापाई होती है और इस लड़ाई में जिमिट घायल हो जाता है। घायल हालत में वो दरवाजे के पास पहुंचता है और पासकोड डाल देता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, बाहर चल रहे ब्लास्ट की रेडिएशन अंदर आ जाती है और सभी लोग वहीं खत्म हो जाते हैं। कट, हम फिर से क्लासरूम में पहुंच जाते हैं। सभी स्टूडेंट्स थक चुके होते हैं क्योंकि हर बार उनकी एक्सरसाइज फेल हो रही थी। चिप्स कहता है कि हमें एक बार और ट्राई करना चाहिए, हम इससे बेहतर कर सकते हैं। तभी जेम्स को एक पुरानी बात याद आती है। वो जिमिट से पूछता है कि पहली बार कार्ड बांटते समय उसने खांसा क्यों किया था। जेम्स को शक होता है। वो कार्ड वाला बॉक्स चेक करता है और उसे पता चलता है कि जिमिट ने उसके साथ चीटिंग की थी। जानबूझकर उसे फार्मर प्लस गे वाला कार्ड दिया गया था ताकि वो उसे बेवकूफ़ साबित कर सके। जेम्स सबको सच बता देता है और एक फेयर राउंड की मांग करता है। बाकी लोग मना कर देते हैं, लेकिन पेट्रा, जो क्लास की सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, कहती है कि इस बार वो इंचार्ज बनेगी और इस बार फैसला लॉजिक और ह्यूमैनिटी दोनों के बेस पर होगा। सभी उसकी बात मान लेते हैं। अब सिचुएशन बदल जाती है। इस बार सभी लोग एक आइलैंड पर होते हैं। जिमिट फिर से गन छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन पेट्रा उसे हक करते हुए चालाकी से गन निकाल लेती है। इस बार उसका सिलेक्शन अलग होता है। वो सिर्फ डॉक्टर या सोल्जर नहीं चुनती, बल्कि पोएट, ओपेरा सिंगर और आर्टिस्ट को भी जगह देती है। वो कहती है सिर्फ सर्वाइव करना ही सिविलाइजेशन नहीं होता, कल्चर और क्रिएटिविटी भी उतनी ही ज़रूरी है। वो एक फैशन डिज़ाइनर को भी रखती है क्योंकि कपड़े सिर्फ ज़रूरत नहीं बल्कि इंसान की पहचान और सेल्फ एस्टीम का हिस्सा होते हैं।
इस तरह 10 लोगों का एक बैलेंस्ड ग्रुप बनता है जिसमें जेम्स होता है लेकिन जिमिट नहीं होता। सबसे बड़ा ट्विस्ट, पेट्रा खुद को भी बंकर से बाहर रखती है। जिमिट अंदर जाने की कोशिश करता है और कहता है कि पासकोड सिर्फ उसे पता है, लेकिन बोनी बताती है कि पिछली बार उसने कोड देख लिया था और उसे याद है। अब जिमिट के पास कोई पावर नहीं बचती और वो वहां से चला जाता है। जैक पेट्रा से अंदर आने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि वो लोग बोट से निकल जाएंगे। इस बार बंकर के अंदर का माहौल पूरी तरह अलग होता है। लोग सिर्फ डर में नहीं जीते, वो प्ले पढ़ते हैं, पोएट अपनी पोएट्री सुनाता है और पहली बार वो सच में जी रहे होते हैं, सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहे होते। 1 साल पूरा हो जाता है। जब ये लोग बंकर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि उनके आइलैंड पर कोई बम गिरा ही नहीं था। पेट्रा कहती है कि उसने ये फैसला लॉजिक से नहीं बल्कि दिल से लिया था कि जितना भी जिएं खुशी से जिएं। लेकिन तभी आसमान से सच में एक बम गिरता है। जेम्स मौत को एक्सेप्ट करते हुए उसका बटन दबाने ही वाला होता है कि अचानक जिमिट गन लेकर वहां पहुंच जाता है। उसके बाल बढ़ चुके होते हैं, चेहरा बदला हुआ होता है और उसके पास सिर्फ एक ही गोली बची होती है। वो जेम्स को मारने वाला होता है, लेकिन बाकी सभी लोग जेम्स के आगे आकर खड़े हो जाते हैं और उसी वक्त बम का बटन दबा देते हैं और वहां जोरदार धमाका हो जाता है। कट, हम फिर से क्लासरूम में आ जाते हैं। चिप्स अपनी इमेजिन की हुई सिचुएशन बताता है। वो कहता है कि वो लोग बोट से दूसरे आइलैंड पर पहुंच गए थे जहां बाकी लड़के अलग अलग वजह से मार गए और वो अकेला 6 लड़कियों के साथ बचा था। उसके पास एक अजीब शेड्यूल था, हर दिन एक लड़की के साथ समय बिताता और 7वें दिन आराम करता। ये सुनकर पूरी क्लास हंसने लगती है। अब क्लास खत्म हो चुकी होती है, सब अपने अपने नोट्स लेकर जाने लगते हैं और पहली बार जिमिट पूरी तरह चुप होता है। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी होता है। सबके जाने के बाद पेट्रा वापस आती है और यहाँ पता चलता है कि उसका अफेयर जिमिट के साथ चल रहा था। इसी वजह से जिमिट को जेम्स से जलन होती थी, क्योंकि पेट्रा असल में जेम्स से प्यार करती है। पेट्रा उसे आखिरी बार किस करती है और वहाँ से चली जाती है। जिमिट अपने कमरे में जाता है जहाँ एक गन रखी होती है। हमें गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन ये भी उसकी एक और इमेजिन की हुई सिचुएशन होती है। वो बार बार अपने दिमाग में ऐसी अलग अलग स्टोरीज बनाता रहता है और इसी माइंड गेम के साथ ये माइंड बेंडिंग मूवी आफ्टर द डार्क खत्म हो जाती है। कमेंट करके बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी और ऐसी ही शानदार एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।